स्वराज मिशन, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं प्रकाश पुंज पांडे और आप देख रहे हैं स्वराज मिशन पे द पीपी शो। आज टीचर्स डे के दिन हम एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। न सिर्फ रायपुर स्तर, न सिर्फ प्रदेश स्तर, न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिनके कारण न सिर्फ इनकी बल्कि प्रदेश, हमारी राजधानी और पूरे देश की ख्याति हुई है। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर जवाहर सूर्य सेठी सर का। नमस्कार। सर, इस साक्षात्कार का शुरुआत करते हैं। ये ट्रेंड आपने देखा है कि तब पीपी शो पे हम लोगों की जीवन के संघर्ष के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एक छोटे बच्चे जवाहर का एक डॉक्टर जवाहर सूर्य सेठी बनने तक की सफ़र कैसी रही और उसमें उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स क्या ना किया ताकि हमारे यूथ को एक इंस्पिरेशन मिले। तो शुरुआत करते हैं आपकी फैमिली बैकग्राउंड से कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा था और बचपन में आप कैसे थे? एक बहुत ही गरीब परिवार से हम लोग थे और हम 5 भाई बहन थे। इत्तेफाक से सब अब अच्छे पोजीशंस में हैं, लेकिन हमारा बचपन जो है वो बहुत अच्छा यानी गुजरा नहीं। तो चूँकि बच्चे भी ज़्यादा थे और पारिवारिक आय भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो उसका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हम लोगों ने देखा। लेकिन उस स्ट्रगल से निकलने के लिए मैंने जो पैंतरे अपनाए वो इस इंटरव्यू के दौरान अपन इसको लेते हैं। लेकिन ये परिवार जो है आज जो निकल के आया है उसमें बहुत बड़ा हाथ, आज चूँकि टीचर्स डे है तो एक तो माता पिता का, दूसरा हमारे टीचर्स का और तीसरा परिवार का, ये तीनों चीज़ें बहुत बड़ी योगदान है। तो आपका जन्म कहाँ हुआ? मैं वैसे तो खड़गपुर में पैदा हुआ, बंगाल में। लेकिन 6 महीने का जब मैं था तो हम शिफ्ट हो गए थे छत्तीसगढ़। तो 6 महीने की आयु में जब आप छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो गए थे तो उस समय जैसा आपने बताया कि आय के संसाधन कम थे और परिवार पे, आपके पिता पे जिम्मेदारियां ज़्यादा थी। तो उस फेज़ में आपके पिता ने शिक्षा को कितना महत्व दिया? बहुत दूरदृष्टि थी उनकी कि हम कुछ नहीं कर पाए तो भी क्या है कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, ये उनकी सोच थी। और ऐसा लगता है कि उनकी सोच बहुत आगे की थी। कई बार उनको अगर समाज असफल भी कहे तो वो इसलिए था कि उनकी सोच को समझ नहीं पाए समाज उस समय का। तो हम लोग आज देखते हैं कि उनकी सोच जो है, उनके लिखने की जो पद्धति थी, वो बंगाली चीज़ों को ट्रांसलेट करके हिंदी में, इंग्लिश में रविन्द्रनाथ टैगोर की चीज़ें और ख़ुद से सीखा हुआ था उनका। तो वो चीज़ें करते थे जो कि आज की तारीख में बहुत बहुमूल्य संसाधन है हमारे लिए। शिक्षा आपकी कहाँ, बट ऑब्वियस छत्तीसगढ़ आने के बाद छत्तीसगढ़ से ही हुई होगी। तो शिक्षा के दौरान कभी ऐसा दौर आया कि जब आपने आर्थिक तंगी झेली हो और अर्थ के कारण शिक्षा में कुछ दिक्कतें हुई हो? हाँ, हुआ है ऐसा कि 8 साल की उम्र में मुझे बोला गया कि हम परिवार के लिए कुछ कर सकें इस वक्त तो आपको पढ़ाई छोड़कर क्या करना है ये सोचना था परिवार के लिए। और चूँकि 5 बच्चों में 3 लड़कियां थी और 2 लड़के थे और एक मेरा बड़ा भाई जो है वो सैनिक स्कूल में था, तो सिर्फ मैं एक लड़का बच गया था जो ये काम कर सकता था। तो हम लोगों ने उस वक्त इडली बेच के उस वक्त हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी बिताई और स्कूल छोड़ के और स्कूल प्राइवेट दे के फिर हम अच्छे नंबर से पास हो गए। ये है इंस्पिरेशन। देखिए कि शिक्षा का महत्व और इनके फादर कितने विजनरी थे कि शिक्षा को महत्व दिया और आज डॉक्टर जवाहर सूर्य सेठी जी शिक्षाविद कहलाते हैं। आज इंटरनेशनली इन्होंने इतना ज़्यादा फेम बटोरा है हमारे भारत के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए, कि आज उनके पिता और हम सब उन पे फ़ख्र करते हैं। तो बचपन में ये भी एक स्ट्रगल का फेस है। बहुत लोग इन बातों को नहीं समझते हैं। सबको लगता है कि आज जो व्यक्ति को देखते हैं तो आज वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, लेकिन उस व्यक्ति के उतने बड़े बनने में
कितना स्ट्रगल रहता है, कितना संघर्ष होता है, ये कोई नहीं जानता। और इस शो का यही थीम है कि ये बातें सामने आए। तो सर, फर्दर एजुकेशन कहाँ हुआ आपका? चूँकि इडली बेचते थे तो स्वाभाविक सा जो ये था कि हमको होटल मैनेजमेंट कर लेना चाहिए। मैं और मेरा जो पार्टनर जिसका ठेला था, वो हम लोगों ने सोचा कि अब इतना पैसा कमा लिए हैं कि हम अपना गुजर बसर आराम से कर सकते हैं, हमारे परिवार। तो उसने कहा कि मैं मोर्चा संभालता हूँ, आप जाके होटल मैनेजमेंट करके आओ। तो होटल मैनेजमेंट के लिए जब मैं कलकत्ता गया तो जो पहला दिन था वो बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि पृष्ठभूमि ऐसी थी कि नीचे सफाचट था, स्कूल नहीं था, तो अंग्रेज़ी नहीं आती थी। मेहनत करके परीक्षा तो पास कर लिया मैंने, लेकिन वहाँ गया तो देखा वहाँ अच्छे अच्छे घरों के बच्चे थे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे। तो बस में जब मैं चढ़ा तो बच्चे लोग मुझे चिढ़ाना शुरू कर दिए कि इसको अंग्रेज़ी नहीं आती, कैसे घुस गया ये, ऐसा। तो उस वक्त एक छोटे बाल वाली गोरी सी मैडम थी, उन्होंने, मुझे लग रहा था वो टीचर होंगी, तो उन्होंने उन बच्चों को डांटा कि अंग्रेज़ी नहीं आती है तो क्या है, तुम उसको क्यों चिढ़ा रहे हो, करके डांट दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने मेरी तरफ रुक करके कहा कि तुम अंग्रेज़ी सीखना चाहते हो क्या? तो उन्होंने कहा अगर सीखना चाहते हो तो डेली 6 से 7 बजे मेरे घर पार्क स्ट्रीट में आ जाओ, और अगर तुम हर रोज़ मैं तुमको 5 शब्द दूंगी, और 5 शब्द का अगले दिन मुझे मतलब आप बताओगे, हाँ, कि आपको समझ में आया, और पांचों शब्द का अगर आपने सही बता दिया तो आपको ब्रेड बटर दूंगी। हाँ, तो वो टीचर के साथ रहकर मैंने 3 साल जो अंग्रेज़ी सीखी है, आज जितना भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, स्पीकिंग ट्री में जितना लिखता हूँ, वो उस टीचर को सलाम है। फ्लोरिंडा टीचर उनका नाम था, जिन्होंने मुझे वो 3 साल सिर्फ एक बस से उठाकर पढ़ा दिया कि इस बच्चे को कोई चिढ़ा ना पाए। ये देखिए, बहुत बड़ी बात होती है कि एक टीचर का कितना बड़ा योगदान है कि आज वो टीचर की शिक्षा, उसके कारण ही सर आज बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स और बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में अपने आर्टिकल्स लिखते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सर, कलकत्ता में फिर होटल मैनेजमेंट करने के बाद क्या हुआ? होटल मैनेजमेंट करने के बाद हम लोग का उद्देश्य था, मेरे और मेरे पार्टनर का, कि हम एक होटल बनाएं, और ये हमारा सपना था, क्योंकि सोच उतनी ही थी, हमारे पास और कुछ एक्सपोजर भी नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं आज देखता हूँ कि मैं मनोविज्ञान की तरफ इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो ठेले में इडली बेचते थे, वहाँ पे जो मज़दूर आते थे, 25 पैसे में 2 इडली मिलते थे उस वक्त। तो वो मज़दूर जो हैं वो अलग अलग बातें करते थे कि मेरी बीवी किसी के साथ भाग गई, मेरा बच्चा गुड़ाखू खा रहा है, इस तरह की बातें करते थे। तो मुझे लगता था कि हमारे परिवारों में क्यों इस तरह की बातें नहीं होती, यहाँ क्यों हो रहा है। तो उस तरह से धीरे धीरे मेरा रुझान दिमाग पे चला गया कि कुछ लोगों का दिमाग इस तरह से क्यों चलता है, ऐसे करके। तो मनोविज्ञान की नींव जो है वो इसी से डली थी। देखिए, मतलब ये भी एक होता है कि आपने समाज का दर्द समझा और उसके कारण आप इस फील्ड में आपका झुकाव हुआ। तो आप फिर रायपुर 3 साल बाद आए, और उसके बाद फिर आपने क्या दोबारा से जैसा आपका और आपके पार्टनर की सोच थी कि एक बड़ा होटल खोलें, तो क्या वो सपना फिर वहीं स्टॉप हो गया चूंकि आपने समाज का दर्द देखा, या फिर उसको भी आपने पूरा किया? नहीं, मैं होटल मैनेजमेंट करके बम्बई चला गया। ताज मुंबई में मुझे नौकरी मिली, तो मैं चाहता था कि 1-2 साल में सीखूं कि कैसा बड़ा होटल चलाते हैं। हम तो छोटे मोटे इडली बेचने वाले थे, तो वो समझना था मुझे। तो मैं ताज मुंबई चला गया, और इत्तेफाक और लक इतना साथ दिया वहाँ पे कि 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है वहाँ पे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का। 6 महीने में हड़ताल हो गया वहाँ। अच्छा, 500 रूम का होटल है, और 500 रूम के होटल में गेस्ट पूरे थे और हड़ताल हो गया। तो जो सफाई कर्मचारी, ये सब लोगों ने हड़ताल कर दिया, क्लास 4 स्टाफ जिसको बोलते हैं। और जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई कि हमको होटल चलाना है, क्योंकि गेस्ट को पता नहीं चलना चाहिए था कि होटल हड़ताल में है। तो हम 21 लोग थे, 21 लोगों ने हमने भरपूर काम किया, और यानी बर्तन भी धोए हैं हम लोग, प्याज भी काटे हैं, सब चीज़ किए हैं, लेकिन गेस्ट को पता नहीं चला कि होटल बंद है, हाँ, या कर्मचारी हड़ताल पे है। तो 7 दिन के बाद कर्मचारी हड़ताल टूट गया, क्योंकि होटल बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। तो हम लोगों को 6 महीने में ही, जो 2 साल का कोर्स था, उसको 6 महीने में हमको प्रमोट कर दिया गया था।
और मुझे भेजा गया था विशाखापट्टनम। वहाँ एक ताज का एक नया होटल हम लोग खोल रहे थे, तो मुझे इंचार्ज बना के हाँ भेजा गया, और वहाँ मैंने सीखा कि होटल कैसे खोलते हैं। हाँ, लेकिन वो चूंकि मेरी मजबूरी थी होटल मैनेजमेंट, इसलिए मैं उधर जाना चाहता था जहाँ मेरी रुचि थी। तो जब सक्षम हो गए, हम लोगों ने पैसे कमा लिए, तो हम अलग हो गए, मैं और मेरा पार्टनर, और मैंने फिर मनोविज्ञान की तरफ अपना रुख कर लिया। तो देखिए, ये भी जीवन कहाँ से कहाँ ले जाता है। अगर आपकी जो सोच है, जो आपकी जहाँ रुचि है, उस प्रकार उस तरफ अगर आपका रुझान है, तो कहीं न कहीं से रास्ते अपने आप बन जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये सब बातें होते-होते कितना एज हो गया था? मैं बहुत छोटा था, मैंने बहुत जल्दी शुरू किया था, और इस बीच में जैसे मुंबई में मैं था, तो और इत्तेफाक देखिए कि मैं जब मुंबई में ताज होटल में था, तो वहाँ रात को एक व्यक्ति आते थे स्कॉच पीने के लिए, करीब करीब 10 बजे, साढ़े 10 बजे। मैं होटल में ही रहता था, क्योंकि मैं मैनेजमेंट ट्रेनी था, तो हमको होटल में एक रूम दिया गया था। तो रात को मैं काम ख़त्म करके जब रेस्टोरेंट में खाना खाता रहता था, तो वो व्यक्ति मुझे देखता था, और वो 2-3 दिन के बाद वो बोला, मुझे आपसे बात करनी है। मैं बोला, बैठते हैं, बात करते हैं। तो मैं बोला, ये होटल में काम करता हूँ। अच्छा, हम लोग की अच्छी दोस्ती हो गई। तो करीब करीब 1 साल हम लोगों ने साथ में रात का खाना खाया। वो एक ही स्कॉच लेते थे और चले जाते थे। चले गए, ख़त्म हो गया, मैं आ गया ताज विशाखापट्टनम। एक दिन उस समय पीसीओ होता था, पीसीओ में मेरा एक फ़ोन आया, और वो वही व्यक्ति था जो मुंबई में हाँ मिला था। वो आदमी का नाम है सुभाष चंद्रा। उस वक्त सुभाष चंद्रा के पास कुछ नहीं था, वो दिल्ली से बम्बई आ गए थे किन्हीं कारणों की वजह से, और उनके पास कुछ नहीं था, 2-3 करोड़ रुपए थे बस। वो सोच रहे थे कि क्या बिजनेस करो। तो हम लोग की बातों से उनको ये लग गया कि ये आदमी बहुत क्रिएटिव है, ये कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने मुझे पीसीओ पे फ़ोन किया, बोले, जवाहर, तुम तुरंत मेरे पास बम्बई आ जाओ। वैसे भी होटल में मेरा बहुत मन नहीं था, तो मैं उस रात को बस पकड़ा विशाखापट्टनम से मुंबई, और चला गया सुभाष चंद्रा के पास। तो वो बोले, यार मैं जी टीवी करके एक शुरू करना चाह रहा हूँ, आप मेरे टीम के मेंबर बनोगे क्या? तो मैं बोला, कौन कौन है इसमें, क्या है, कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ नया करने की इच्छा थी, तो मैंने बोला ठीक है। तो उस दिन हम 7 लोग थे, हाँ, और 7 लोगों का एक टीम बन गया, और सुभाष चंद्रा एक कंटेसा थी उनके पास पुरानी, तो हम 7 लोग उस कंटेसा में बैठ के चलते थे, और उसके ड्राइवर थे सुभाष चंद्रा। तो हम लोगों ने जब जी टीवी शुरू किया, तब भारत में सैटेलाइट टीवी का कोई चलन नहीं था, सिर्फ दूरदर्शन होता था। तो मेरा काम था, चूँकि मैंने जैसे कहा कि मेरे टीचर एक माँ है, और एक वो टीचर जो थी जिन्होंने मुझे अंग्रेजी सिखाया, एक तीसरा टीचर था। क्योंकि जब मैं इडली बेचने के दौरान मैं सवेरे 5:30 बजे से रात 11 बजे तक काम करता था, और 8 साल की उम्र में बहुत प्रेशर था वो। तो मैं संडे को जल्दी बंद करके पिक्चर चले जाता था, जो पिक्चर रिलीज़ हुई चले। तो मेरे पहले अक्षर अगर आप देखेंगे तो DON है, ABC नहीं है। डॉन पिक्चर की पोस्टर देख के मैं DON सीख गया। हाँ, तो पिक्चर मेरी तीसरी टीचर है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आज भी पहले संडे की पिक्चरें ब्रह्मास्त्र की मैंने बुक कर ली, क्योंकि मैं गुरु दक्षिणा आज भी देता हूँ उस टीचर को कि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो पिक्चरों के शौक़ की वजह से जी टीवी में उन्होंने पकड़ लिया मुझे कि आप जो भी करना चाहो करो, इसमें कुछ नया करते हैं। तो मैंने उस समय, मेरा आइडिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं नए आइडियाज़ कर लेता हूँ। तो उस समय हम सोचते थे क्या ऐसा दें जो दूरदर्शन नहीं दे रहे। महाभारत, रामायण बहुत हिट सीरियल थे। तो हम लोगों ने फिर उस वक्त सोचा कि जो घरों में हम लोग करते हैं वो चीज़ें देते हैं। तो अंताक्षरी, हाँ, 1 मिनट गेम्स, हाँ, इस तरह की सांप सीढ़ी, इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने जी में शुरू किया। इसके अलावा अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फ़ैन था मैं, तो अमिताभ बच्चन की पिक्चरें मैं शुक्रवार को जी में चलाता था। जी इतना हिट हुआ कि मुझे 35 रुपये में शेयर उन्होंने दिए थे। वो इतना महंगा हो गया, 450 रुपये 1 साल के अंदर। तो मैं एक घर खरीद लिया उससे बम्बई में। तो सुभाष जी के साथ मेरा 12 साल का संबंध है, यानी जी टीवी, SL वर्ल्ड, SL पैकेजिंग, आप जो नाम लो उसमें मेरा हाथ होगा।
हाँ, तो बहुत उनके साथ, यानी उनका पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम पे होता था कि आप जो भी प्रॉपर्टी है उसको मॉर्टगेज करके बैंक से लोन लो और ये चालू करो। हाँ, तो मैंने उनके साथ 12 साल काम किया। उसके बाद वो चले गए यूके, सिटीज़न बन के, टैक्स बचता है उससे। तो चूँकि मुँह लगा हुआ था मालिक से, तो मैं और किसी के साथ काम नहीं कर सकता था, तो मैं अपने फिर शिक्षा में आ गया। देखिए, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जी जी टीवी के संस्थापक सदस्य और कोर मेंबर का आज हम साक्षात्कार कर रहे हैं, ये भी एक नई बात मालूम चली। और बहुतों को तो पता है, लेकिन आम लोगों को नहीं पता है कि जी टीवी का फाउंडेशन भी जवाहर सर ने लिया था, रखा था। जवाहर सर, एक क्वेश्चन मन में बार बार खटका। मैं रास्ते में भी जब आपके पास आ रहा था सोच रहा था, आपका नाम ये किसने रखा? क्या ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से इंस्पायर होकर रखा गया या इसके पीछे कोई स्टोरी है? मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो एक फ्रीडम फाइटर थे, तो उन्होंने महात्मा गांधी के साथ काम किया, लेकिन उन्होंने जब आज़ादी मिली तो पेंशन मिल रहा था, तो वो बहुत खुदगर्ज थे। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमने आज़ादी अपने लिए लड़ी है, तो मुझे कुछ सरकार की तरफ से कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने छोड़ दिया। उस समय लोगों ने कहा कि ये पागलपन है, नहीं तो हमारे पास आज की तारीख में अच्छा कुछ होता, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। वो उसूलवादी थे, नहीं लिया। तो उन्होंने, जब मेरी पैदाइश हुई 1964 में, 64 में नेहरू जी की डेथ हुई और मैं उसके 3 महीने बाद पैदा हुआ, तो मेरे फादर को उन्होंने सजेस्ट किया कि इसका नाम जवाहर रखो। हाँ, जो जवाहर खो दिया है हमने वो वापस आ जाएगा। देखिए, नाम के पीछे भी मुझे पता नहीं क्यों अंदर से आभास हो रहा था कि ये नाम इतना आसानी से रखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये नाम बहुत वजनदार है और इतने बड़े व्यक्ति का नाम है। तो वाकई वो बड़े व्यक्ति का नाम रखने से भी आदमी कितना बड़ा काम कर रहा है। और सर ने कितनी बड़ी बड़ी बातें बताई आपको कि कहाँ एक गरीब परिवार से इडली बेचकर अपने जीविकोपार्जन करके पैसा जनरेट करके होटल मैनेजमेंट, वो भी वहाँ से देश के टॉप होटल्स में से एक ताज होटल्स में अनुभव करना। और वहाँ आप देखिए, जी टीवी के फाउंडर मेंबर बनना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो सर, फिर कैसे ब्रेकअप हुआ? अब आपने मेट्रोज में काम कर लिया, आप मुंबई, विशाखापट्टनम जैसी, कलकत्ता जैसी बड़ी सिटीज़ में रह लिए, काम कर लिए, वहाँ घर भी ले लिए, फिर रायपुर का कैसे वापस छत्तीसगढ़ का? बहुत लेट आया मैं वापस। मुझे एक चीज़ था कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना है। और मैं धारावी में, बम्बई में जब मैं था, तो धारावी में सिर्फ शौक की वजह से मैं काम करता था बच्चों के साथ पढ़ाने का। जब भी मैं फ्री था तो यूनिसेफ के किसी व्यक्ति ने मुझे देख लिया। तो उसने क्या किया है कि सर, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो और आपका कोई कहीं नामो निशान नहीं है कि ऐसा कुछ है करके, तो हम यूनिसेफ आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आप यूएस जाइए, मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान के बारे में पढ़िए, हम उसको स्पॉन्सर करते हैं, और आके आप जो भी करना है भारत में आप कीजिए, लेकिन 19 दिन आपको संयुक्त राष्ट्र को देना पड़ेगा। सिर्फ इतना, हर साल 19 दिन आपको देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे यूएस भेज दिया। तो मेरी पढ़ाई प्रायोजित थी और मुझे बहुत रुचि था, क्योंकि जी में अब हम जिस स्टेज पे थे, मैं बहुत ऊपर था उस जी में। और उस वक्त 84 लाख रुपए की तनख्वाह होती थी मुझे उस वक्त। हाँ, तो लेकिन क्या हुआ मेरे साथ कि परिवार प्रेम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो मैंने कहीं लिखा भी इस चीज़ के बारे में कि जी, जब हांगकांग से सैटेलाइट था, हमारे पास खुद का सैटेलाइट नहीं था, स्टार का सैटेलाइट था, तो हम प्रोग्रामिंग बनाते थे और उसको कुरियर से हांगकांग भेजते थे, जो अगले दिन अपलोड होता था वहाँ से। तो रात को 2-2:30 बजते थे मुझे, और सवेरे मैं 7:40 निकलता था घर से। भाईंदर से वर्ली जाता था और वर्ली से भाईंदर आता था रात को। तो मैं अपने बच्चों को, मैंने लिखा कहीं कि मैं उनकी ऊंचाई नहीं जानता था, उनकी लंबाई जानता था। जाते टाइम भी सोते रहते थे, आते टाइम सोते। तो एक रात को मुझे समझ में आया, अरे मैं क्यों इतना पैसा कमा रहा हूँ, क्या करूँगा इस पैसे का, अगर मेरे बच्चे को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो उस दिन सडनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे नहीं करना है, मुझे ऐसा काम करना है जिससे मैं बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकूँ।
तो शादी का भी कोई वाक्य है आपका? शादी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज? लव मैरिज है। और यानी ये हमारे माँ बाप को पहले से पता था कि ये जिस तरह का रेबेल आदमी है ये कुछ ना कुछ नया चीज़ करता रहता है, तो ये लगता है कि इसको यानी ये चीज़ करेगा ये, ऐसा मेरी मम्मी और मेरे पापा बोलते रहते थे। उसका कारण है, उनके बोलने के पीछे एक कारण है कि मैंने क्लास 1 ऑफिसर की सरकारी नौकरी थी मेरे पास। हाँ, लेकिन मैं इतना परेशान था इस सिस्टम से कि मेरा जो सेक्रेटरी था, मैं डायरेक्टर था, सेक्रेटरी जो था वो मुझे बोलता था कि आपके नीचे वाले कंप्लेन करते हैं कि आप इतना काम करते हो, तो उन लोग को भी करना पड़ता है, आप करवाते भी उनसे। मैं बोला ये कौन सा गुनाह है हाँ कि मैं करूँ। तो मैंने जिस दिन इस्तीफ़ा दिया तो उसमें एक शब्द होता है लियन, सरकारी नौकरियों में लियन होता है कि आप 1 साल की छुट्टी लेके पढ़ाई के लिए जा सकते हो, आप छोड़ने के बदले। तो मुझे बोला गया है कि आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आप लियन लेके चले जाओ। तो मैंने लियन लिया, लेकिन मेरा मन वापस जाने का नहीं था क्योंकि मुझे मेहनत करना था, मुझे सरकारी मेरे मम्मी पापा मुझे रेबल इसलिए कहते हैं, वो यूपीएससी वाली नौकरी थी। हाँ, तो वो कहते हैं कि कैसे छोड़ देता है यार कोई आदमी इस नौकरी को आराम से। हाँ, तो मुझे लगा कि मुझे इसमें कोई वैल्यू दिखती नहीं है। आपने जो इच्छा थी आपकी कि यूपीएससी में किसी ने एक बच्चे को भेजना है, तो मेरा बड़ा भाई आईएएस है। हाँ, तो हो गया आपकी इच्छा पूरी, अब मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं छोड़ दिया। तो इसलिए मुझे रेबल कहा जाता है। तो आपने यूपीएससी क्रैक किया? यूपीएससी का ये है पोस्ट। तो शादी का वाक्य नहीं बताया आपने? तो यानी ऐसा लव का मतलब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मुझे एक लड़की दिखी भोपाल में, जिस वक्त मैं सरकारी नौकरी में ही था। तो मुझे लगा कि ऐसा कोई होना चाहिए अपने साथ, क्योंकि वो अपने पिता के साथ अकेली थी और पूरा घर का कामकाज वही संभालती थी। तो मैं देखता था, यानी मुझे लगता था कि एक मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल लड़की है ऐसा। तो अब लड़की की तरफ से भी मुझे लगने लगा कि हाँ ऐसा कुछ रिस्पॉन्स है। तो मैं एक बार घर पे बुलाया गया उनके, तो मैं घर चला गया और घर पे खाने पे बुलाया था उन्होंने कि पता तो चले क्या है इनके मन में, उस लिए तो उनके पापा भी बैठे थे, लड़की भी बैठी थी। तो उन्होंने क्या आइडिया से पूछ लिया कि आप क्या करना चाहते हैं आगे। तो मैंने बोला मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ तो वो एक तो यानी उनको पहले से बता दिया होगा। तो उन्होंने बोला कि क्या गारंटी है कि आप मेरी बेटी को अच्छे से देखो। मैं बोला देखिए इसकी कोई गारंटी कहीं पे भी नहीं होती, लेकिन मैं अच्छे से देखूँगा। हाँ, मुझे लगता है कि मैं नोट्स लिखता था कि इस लड़की में क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं, क्या नहीं, क्या। हाँ, यानी मैं स्वॉट एनालिसिस करता था तो मैं जब लिखता था तो मैंने दिखाया कि ये चीज़ें हैं भाई मेरे पास। मैं क्या रिश्वत नहीं लेता हूँ, मेरी कमजोरी है ये कि एक अफसर के यहाँ 2 गिलास और 2 कुर्सी थी बस, और जो कोई भी आता था सर हम आपके लिए ये ले आएंगे, मैं बोलता था कुछ नहीं, हाँ नहीं चाहिए मुझे। मैं बहुत स्ट्रिक्ट था। अर्दली भी होता था, वो बोलता था सर चाय पिलाने के लिए 6 गिलास ले लीजिए सर। मैं बोला यार 2 गिलास है, ठीक है रहने दो सर। तो मैंने बोला देखो मैं रिश्वत नहीं लूँगा, आप कुछ भी कर लो, मैं ऐसे ही रहूँगा। तो एक वाकया ये है उसमें कि जैसे हम लोग की शादी हो गई तुरंत से, उसके बाद हिजड़े आए थे। जब मेरा पहला बच्चा हुआ तो घर में 2 ही कुर्सी, अच्छा अफसर का बंगला है बड़ा और 2 ही कुर्सी। तो हिजड़े आए तो उन्होंने देखा अफसर का बंगला है, तो मैं बोला आप नीचे बैठ जाओ। हाँ, मैं भी बैठ गया नीचे। मैं बोला आप लोग को मैं क्या दे सकता हूँ, चाय और केला है मेरे पास, मैं दे दूंगा आपको। तो उन लोग को ना उस वक्त लगा कि हमको इतने प्यार से कोई बात नहीं करता। हाँ, उनको वो बात लग गई। तो जाते जाते चाय और वो के बाद उन्होंने मेरी पत्नी को बुलाया, मुझे बिठाया और बोले हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी में कोई भी ज़रूरत हो तो हम लोग को याद करना आप। हम यहाँ से कुछ नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन हम आपको दे के जा रहे हैं। हाँ, तो ये ऐसे वाक़े बहुत हम लोगों को बताता कि हम कहीं ना कहीं सही राह पे हैं। हाँ, हमारे पास बहुत संसाधन नहीं होंगे,
लेकिन रास्ता सही है। बहुत बड़ी बात है ये भी कि आत्मीयता जो आपका नेचर होता है वो ही जो आपकी बिहेवियर में झलकता है और उसी के अकॉर्डिंगली आगे वाला व्यक्ति भी एक्ट करता है। तो भोपाल में तो आपने एक बीच में ब्रेक लिया कि भोपाल में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी थे, फिर आपने गवर्नमेंट जॉब जो उन्होंने कहा कि आप एजुकेशन के लिए एक साल छुट्टी ले सकते हैं, तो आपने एजुकेशन के लिए नहीं लिया, छोड़ दिया। तो उसके बाद की फिर कहाँ सफ़र शुरू हुआ, क्योंकि उस समय तो आपकी शादी हो गई थी और शादी के बाद जॉब छोड़ना ये अपने आप में रिस्की बात होती है। बस जॉब की कभी कोई कमी नहीं रही। हाँ, मेरे टैलेंट की कदर थी, चाहे वो जी में हो चाहे सरकार में हो, हर जगह कोई प्रॉब्लम नहीं आई जाए। मैं यूएस चला गया था जब ये यूएन के इसमें, तो मुझे जी टीवी के मालिक ने तब भी मुझे बोला था कि तुम जब जा ही रहे हो, मैं उनका एडवाइज़र था तब भी, तो उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं था। तो वो बोले कि जब यूएस जा रहे हो तो अपन एक काम करते हैं, तुम्हारे पास कुछ आइडिया है तो बताओ। मैंने बोला है कि भारत से बहुत सारे बच्चे लाखों खर्च करके बाहर जाते हैं, तो मैं अगर उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक करार करूं और सैटेलाइट से उनको जोड़ूं, और हमारे पास अब सैटेलाइट हो गया था, 12 साल में हमारे पास सैटेलाइट हो गया था, तो उस सैटेलाइट को मैं जोड़ना चाहता हूं कि उनके क्लासरूम से हमारे बच्चे यहाँ पे जेड कैरियर एकेडमी करके, जी एजुकेशन कैरियर एकेडमी करके मैंने बनाया था, तो वहाँ पे हम जगह जगह में खोलेंगे और सेंटर खोल देंगे और वहाँ पे बच्चे जाके उच्च शिक्षा बाहर की यहाँ ले सकते हैं। तो मुझे बोले कि तुम जो यूएस जा रहे हो तो पहले ये पॉसिबल है क्या उन यूनिवर्सिटीज़ से बात। तो मैंने 102 यूनिवर्सिटीज़ का भ्रमण किया, उनसे बात किया और उन्होंने तैयारी, यानी उन्होंने एमओयू कर लिया था हमारे साथ। तो जेड कैरियर एकेडमी हमने 5000 खोल दिए थे इंडिया में, लेकिन हम लोग समय से थोड़े आगे थे। मतलब उस समय डिमांड नहीं था यहाँ पे इंडिया में उतना अफोर्डेबिलिटी नहीं था, यानी अगर 5000 यानी जाते थे, देखिए 10,000 20,000 लोग जाते थे पूरे इंडिया से पूरे विदेश। हाँ, लेकिन उतने लोग 5000 सेंटर में 10,000 लोगों से बहुत ज़्यादा संख्या में हमको लोग की ज़रूरत थी। तो फिर उसके बाद बॉम्बे में आप धारावी में जब पढ़ा रहे थे, फिर आप यूएन चले गए। उसके बाद का सफ़र, उस समय तो शादी हो चुकी थी और बच्चे भी थे, तो बच्चों को फैमिली छोड़ के आप यूएन गए थे? हाँ, यूएस में जब गया था तो बच्चे फैमिली छोड़ के गया था, और वापस आने के बाद मैं जब बच्चों को ऐसे बढ़ते देखा तो मैं सोचा कि अब मुझे मेरे मन की करनी चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ हुनर हासिल कर लिए थे जिससे कि मैं यानी आप समझ सकते हैं, जब मैं यूएस गया था तो यूएस में जो मैंने पीएचडी किया यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में, तो वहाँ की सरकार बहुत प्रभावित हुई। मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था कि हम वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधार सकते हैं, तो ओबामा ने मुझे वहाँ की शिक्षा व्यवस्था यानी चार्टर स्कूल्स करके एक प्रोजेक्ट था, उसमें मुझे डाल दिया कि ये आदमी करता है। और ये भी एक बहुत मज़ेदार किस्सा है कि मनमोहन सिंह गए थे ओबामा से मिलने, तो जब भारत और अमेरिका की वार्ता हो रही थी तो उस समय उन्होंने बोला आपके स्कूल शिक्षा में इतना काम हो रहा है तो आप हमको भारत को कुछ इसके बारे में ज्ञान देंगे तो हम भी बेहतर करेंगे। तो वो हंस दिए उस वक्त, बोले एक भारतीय यहाँ के काम कर रहा है हमारे लिए और आप हमारे से मांग रहे हो कि क्या टेक्निक है, आप उससे बात करो। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को तब मेरा रेफरेंस मिला। तो इत्तेफाक की बात यह है कि किसी आदमी की कदर विदेश जाने के बाद, वहाँ के राष्ट्रपति के बोलने के बाद होती है, ऐसे ही नहीं होती। ये एक चीज़ मुझे समझ में आई। आप में अगर टैलेंट है तो उसे अप्रिशिएट करने वाले लोग भी मिलते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी स्टोरीज आपकी लाइफ में अभी तक के घटनाक्रम में आई है, तो उसके बाद का सफ़र क्या हुआ? अब आप बॉम्बे, जब मुंबई वापस चले गए, उसके बाद क्या हुआ? तो जब मनमोहन सिंह वहाँ आए तो उन्होंने कहा कि आप भारत के लिए काम करिए, और मैं चाहता था कि जितना मैंने ज्ञान अर्जन किया है, जिस जगह से मैं उठ के आया हूँ, मेरा उद्देश्य था कि मैं धारावी या कोई भी ऐसे कमज़ोर जगह में काम करूं और लोगों के लिए काम करूं। तो मैंने उनकी बात, उनका हाँ कह दिया। तो मैं भारत सरकार का सलाहकार बन गया फिर, हाँ, उनके इनविटेशन पे, और सरकार के लिए काम करना शुरू किया। उसके बाद मेरा सफ़र
लेकिन मैंने एक चीज़ रखा है कि मुझे सरकारी नौकरी में मत डालिए। मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, हाँ आप मुझे जो ऑनरेरियम देते हैं मैं लूँगा, लेकिन मुझे स्वेच्छा चाहिए कि मैं जो भी काम करना चाहूँ कर सकूँ। हाँ, तो मैं बंधना नहीं चाहता था, मेरा एक एक्सपीरियंस हो चुका था। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बढ़िया है, आप जैसा बोलिए वैसा करेंगे हम लोग। तो भारत सरकार के साथ मेरा रिश्ता उस समय से शुरू हो गया, और फिर मैं भारत सरकार, कई राज्य सरकार, हाँ फिर अभी भी भारत सरकार, मैं उनको अपनी सलाह देता हूँ। और 2018 में आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस ने मुझे भारत के टॉप 24 नीतिकारों में से एक माना है। तो उसका बेसिक कारण है कि भारत की जितनी नीतियाँ बनी हैं, और ये सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है, मेरा कार्यक्षेत्र और बड़ा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है मेरा। हाँ, उससे मेरा लगाव भी है, क्योंकि वो नहीं मिला तो उसका लगाव है। तो इस वजह से मैं काम करता रहा, और आज की तारीख में यानी मान लीजिए कि कोई भी सरकार अगर कुछ शिक्षा के क्षेत्र में या युवाओं के क्षेत्र में करना चाहती है तो मुझसे बात करेगी। बहुत बड़ा उपलब्धि है ये, और ये हम लोग के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ऐसे डॉक्टर जवाहर सूर्य शेट्टी जी का जो अनुभव है उससे यूथ को प्रेरणा मिलती रहती है और बहुत कुछ सीखने मिलता है। इसके बाद आप जब यहाँ पे छत्तीसगढ़ बना, तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद से आप वापस आ गए थे या उसके बनने के बाद आए? तो मैं बम्बई में था, दिल्ली में था। हाँ, अब बम्बई और दिल्ली मेरे बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छी जगह नहीं थे, क्योंकि ट्रैवल में भी 1-2 घंटा लग जाता था उस वहाँ पे। तो मैं एक ऐसी जगह चाहता था जो जहाँ से बम्बई दिल्ली कनेक्टेड हूँ, जहाँ मेरा काम रहता है और मैं चैन से अपने परिवार के साथ जी सकूँ। तो मुझे रायपुर से अच्छा और कुछ सूझा भी नहीं, तो मुझे पीस चाहिए था, और मैं यहाँ आ गया 2001 में आ गया यहाँ पे। छत्तीसगढ़ बना ही था, और मुझे कांग्रेस की सरकार थी, तो जोगी जी उस वक्त पहले वहाँ होते थे केंद्र में, स्पोक्स पर्सन थे कांग्रेस। तो वो मुझे लेके आ गए, बोले छत्तीसगढ़ आ रहे हो तो आप हमारे लिए भी काम करो। हाँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं था उस वक्त, तो मैं जोगी जी के साथ काम नहीं कर पाया, और मुझे पछतावा भी नहीं हुआ, क्योंकि बाद में जिस तरह का सरकार गिरना और फिर भाजपा की सरकार आना, तो मुझे लगा मैंने ठीक निर्णय लिया। इसमें 2 और वाक़ये हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। एक है अमिताभ बच्चन, जो मेरे प्रेरणा स्रोत थे, उनसे मेरा एक बार पाला पड़ा बम्बई में। हाँ, अमिताभ बच्चन ATV, एशिया टीवी करके उन्होंने यूके में, वो भी सुभाष चंद्र जी के जैसे ही यूके में सिटीजनशिप ले लिए थे एक टाइम पे। उनका भाई अजिताभ वहीं रहता था, तो वो यूके में एक केबल टीवी स्टार्ट की ATV के नाम से। तो ये कहानी कम लोगों को पता रहती है। तो वो सुभाष जी के पास आए कि आपने जो पुराने सीरियल हैं GTV के, वो हमको दीजिए, उसका जो भी आपको लेना है ले लीजिए, हम अपने ATV में इंडियन दर्शकों के लिए हम चलाएंगे वहाँ पे। ये चर्चा चल रही थी। जब मैं वहाँ अंदर घुसा, मैं तो सिर्फ दरवाज़ा खोल के अंदर घुस जाता था सुभाष में, तो अमिताभ बच्चन दिखा मुझे। अरे मैं बोला हाँ, मेरे लिए तो एकदम ही पहुँच के बाहर वाली चीज़ थी, लेकिन जी बहुत बड़ा था। हाँ, हमको अंदाज़ा नहीं था, बहुत बड़ा था। तो अमिताभ बच्चन थे, तो सुभाष जी ने बोला ये आदमी है, कमाल का आदमी है, आप इससे बात करो, आपको समझ में आएगा कि पिक्चरों का ज्ञान सिर्फ आपको नहीं है, इसको क्या है समझो। तो जब ये परिचय हो गए तो अमित जी मेरे से बात करना शुरू कर दी। बोले एक काम क्यों ना करें, मैंने एक प्रोग्राम, एक कंपनी बनाई है ABCL। हाँ, उसमें हम 7 पिक्चरें बना रहे हैं अभी। आप चूँकि ये कहते हैं कि आपको सेंस रहता है कि कौन सी पिक्चर हिट होगी, कौन सी नहीं, कौन सा प्रोग्राम हिट होगा, नहीं होगा, तो आप आके एक बार आपके लिए एक प्राइवेट स्क्रीनिंग करते हैं हमारे घर पे। तो मैं अमिताभ के घर पे चला गया। हाँ, और प्राइवेट स्क्रीनिंग हुई, सब पिक्चरें देखा मैंने। और मैंने क्या है, मैं बेबाक बोलता हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है बहुत। हाँ अच्छा ही है। हाँ, तो मैं उनको कहा कि इसमें से एक पिक्चर हिट होगी और बाकी पिक्चरें फ्लॉप हो जाएंगी। अब उनको गुस्सा आ गया, वो ईगो में आ गए। बोले आप किस इससे बोल रहे हैं कि फ्लॉप हो जाएंगे, आपको क्या पता है? मैं बोला मैं आपके पास नहीं आया, आपने मुझे बुलाया। तो
मेरा जो सेंस कहता है, हाँ, मैं पब्लिक का सेंस कहता है मेरा, आप हीरो हैं, आप अपना सोच सकते हैं, लेकिन मेरी जानकारी ये कहती है। और वो पिक्चर थी तेरे मेरे सपने। ABCL की पिक्चरें आई, तेरे मेरे सपने हिट हुई, बाकी सब पिक्चरें फ्लॉप हो गई। सबने देखा। हाँ, अच्छा, मेरा तब तक चूंकि मैं बहुत बड़ा हो गया था बम्बई में, एंटरटेनमेंट सीन में मेरा नाम बहुत बड़ा था, तो मेरा भी ईगो बड़ा था। तो जब ये मिस वर्ल्ड कर रहे थे बेंगलोर में ABCL, तो इनका ईगो बड़ा था, तो इन्होंने क्या किया, जया बच्चन को बोला कि जवार सर को बुलाओ। और वो उस समय कुछ नहीं था फ़ोन, तो फैक्स की उन्होंने मेरे ऑफिस में, जया बच्चन ने, कि यू आर रिक्वेस्टेड टू मीट अमिताभ बच्चन। मैंने नो करके लिख के भेज दिया। हाँ, भेज दिया मैंने, हाँ, मैं नहीं मिलूँगा मैं। ये मेरा गट फीलिंग सही निकला, क्योंकि ABCL उस वक्त डूब गया। मैं उस वक्त जुड़ा नहीं। ये 2 बार हो गया, एक जोगी जी के साथ हो गया, ये अमिताभ बच्चन के साथ हो गया। तो अमित जी के साथ मेरा अनुभव खट्टा मीठा रहा। हाँ, उसके बाद मैंने मिलने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज भी उनके एक्टिंग का मैं कायल हूँ। उसके बाद कभी संपर्क किया उन्होंने? वो ही था उसके बाद नहीं हुआ मेरा कोई, नहीं। तो सुभाष चंद्र जी से आज भी आप कनेक्टेड हैं? बिल्कुल। अभी मैं ब्रिजमोहन जी के बेटे के शादी में आए थे वो, तब मुलाकात हुई थी मेरी उनसे। तो ये बहुत ही रोचक बातें हैं। मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये इंटरव्यू का जो टाइमिंग है इसमें ये पूरी जीवन स्टोरी कवर होने वाली है, लेकिन फिर भी इतने रोचक बातें सामने आई है, अपने आप में बड़ी बात है कि आदमी में अपनी टैलेंट है तो अपना सम्मान भी होना चाहिए, वो आगे वाला आदमी कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो। और जवाहर सर के प्रेडिक्शन सही थे और रेस्ट इज हिस्ट्री, सबको पता है कि आगे क्या हुआ। तो सर फिर हम और उत्सुकता से पूछना चाहेंगे, मैं बार बार उसी पे वापस आ रहा हूँ कि 2001 में आप रायपुर आए और रायपुर के बाद से फिर आपको वो जो जीवन सोच रहे थे, क्या वो जीवन मिला? बिल्कुल मिला। हाँ, मैं इस बात के लिए अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि पैसा, पावर सब छोड़ के यहाँ आने के बाद भी मेरे पास सब चीज़ें यानी पर्याप्त मात्रा में रही। मुझे बहुत ज़्यादा लालच नहीं है। जिधर से मैं आता हूँ, मैं सिंपल रहता हूँ और जैसा रहता हूँ ऐसी, उससे कई बार मुझे तकलीफ़ आती है। हाँ, कि एक उदाहरण के तौर पे अगर आप लेंगे मुझे एक समय पे रहना बहुत ज़रूरी लगता है मुझे। तो एक स्कूल में मुझे चीफ गेस्ट बना के बुलाया गया और वहाँ लाइन से बाहर में लोग खड़े थे गुलदस्ते वगैरह लेके। मेरा ड्राइवर उस दिन लेट हो गया, तो मेरे को चूँकि टाइम पे पहुँचना ज़रूरी था, तो मैंने स्कूटी उठाई, चला गया। तो स्कूटी उठा के मैंने लगाई, तो स्कूल के मालिक भी वहीं थे, तो उनको टीचर लोगों ने बोला सर यही। तो बोले अरे ये कैसा आदमी स्कूटी में आ गया। हाँ, और मैं स्कूटी से उतरा, फिर मेरे को माला वाला पहना दी, लेकिन उनके हिसाब से मैं एकदम डाउनग्रेड हो गया। अब मैं स्टेज पे चला गया। जब मेरे भाषण, मैं समझ रहा हूँ कि मैं भी मनोवैज्ञानिक हूँ, मैं समझता हूँ ये चीज़ों, समझता हूँ। तो मैंने उस वाक्य का मैंने एक ये दिया कि आज मुझे लगता है कि आप लोगों ने सोचा कि एक बड़ी गाड़ी से एक आदमी उतरेगा, सूट बूट पहन के आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे, और आपको निराशा हुई, इसके लिए मुझे खेद है। हाँ, लेकिन मैं ऐसे ही रहूँगा, मैं बदलूँगा नहीं। हाँ, और मैं उस दिन जो मेरा भाषण था वो बहुत ही बेहतरीन भाषण था उनके हिसाब से। माता पिता ने मेरे को बोला कि सर आप आते रहिए ऐसे, चाहे स्कूटर में आए चाहे पैदल आए, लेकिन आते रहिए। फिर मेरे को स्कूल संस्थापक ने बोला कि सर आप बोलते हम गाड़ी भेज देते। मैं बोला लेट हो जाता, मेरे पास ड्राइवर आना था, वो नहीं आया, लेट हो जाता, मुझे टाइम पे रहना था। तो ऐसे कुछ चीज़ें, कई बार मेरे ड्राइवर जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर का लड़का था, किसी वजह से तकलीफ़ हो गई उसको, मेरे ड्राइवर को मैं समझ लेते थे क्योंकि वो बेहतर कपड़े पहनता था। हाँ, तो यानी दिखावे का बहुत जोर है जी दिखावे पे। शिक्षा के क्षेत्र में भी तकलीफ़ ये है। तकलीफ ज़रूर है, क्योंकि इस युग में दिखावे का एक दौर है कि जो अगर कोई सूट बूट अच्छे कपड़े पहनता है उसी से उसकी गुणवत्ता डिसाइड होती है। लेकिन आप एक शोध कीजिएगा, मैं दर्शकों से अपील करता हूं, खासकर युवाओं से, कि जितने भी विश्व के
टॉप के सक्सेसफुल लोग रहे हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति को आप दिखावा करते हुए नहीं देख सकते। वे सभी के सभी सादगी पसंद, सादगी का जीवन जीते हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे राष्ट्रपिता हैं, उसके एग्जाम्पल महात्मा गांधी। वो उस जमाने में बैरिस्टर थे जब लोग फॉरेन जाना छोड़िए, पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं जानते थे। वो भी चाहते तो एक सुकून की ज़िंदगी, बड़ी ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन सूट बूट उतार के और एक धोती पे उस व्यक्ति ने, उस संत ने जो कमाल किया वो तो पूरे विश्व को पता है, पूरे ब्रह्मांड ने देखा है। तो सादा जीवन उच्च विचार जो उनका संदेश था वो ऐसे ही नहीं था। जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति है, देखिए इसका मतलब सादा जीवन जीने का मतलब कभी नहीं होता है कि आप अपने विकास के पथ को रोक दीजिए। विकास और सादगी में अंतर होता है, इसको आपको समझना होगा। जवाहर सर खुद इन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया। मैं एक चीज़ रिवील करूंगा कि आपको बताना चाहूँगा। इंटरव्यू के पहले जवाहर सर मुझसे पूछे हैं कि क्या मैं ड्रेस चेंज करूं। मैं बोला नहीं, आप जैसे हैं वही हमारे लिए बेस्ट हैं और वही हमारे लिए एक आदर्श हैं। तो वाकई इनके जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं और खुद के उनके बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। जैसे उन्होंने अभी एक इनॉग्रेशन का एग्जाम्पल दिया, तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें लोगों को सीखने की ज़रूरत है, और आप सीखिए, यही हमारा उद्देश्य भी है। तो जवाहर सर, रायपुर में तो आप आज छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे विश्व में जाने माने इंसान हैं। इस समय जो शिक्षा नीति अभी जो बदलाव हुआ है उसके बारे में आपका क्या सोचना है? क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा का महत्व लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ये समझ से परे है। क्योंकि शिक्षा के अभाव में लोग कहीं फंस जाते हैं, भ्रष्टाचारियों का शिकार हो जाते हैं, सिस्टम का शिकार हो रहे हैं, और जो ये नए आईटी के दौर में जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव समझ में आता है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी है, इसके पहले ड्राफ्ट में मैं भी था। तो ये एक, यानी शायद आज़ाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में इससे परिवर्तनकारी नीति मैंने देखी नहीं है। इतनी फॉरवर्ड लुकिंग नीति है कि अगर स्टेट इसको इम्प्लीमेंट कर दे तो भारत कहीं का कहीं होगा। लेकिन इसमें जो मूल बातें हैं वो ये हैं कि दो चीज़ें, एक तो बच्चों को किस तरह से रुचिकर ढंग से पढ़ाएं, हाँ, जो कि होता नहीं है आज की तारीख में। दूसरा है कि बच्चों को मूल्य कैसे दिए जाएं, चाहे वो घर में हो चाहे स्कूलों में हो, और उसका अभाव आज की तारीख में खटकता है। और उसी वजह से जो आप चीज़ें कह रहे हैं कि करप्शन है या जो भी है चीज़ें हैं या फ्रॉड हैं, ये चीज़ों मूल्य के अभाव में होती हैं। और उसका आज चूंकि टीचर्स डे है तो हम अगर इस पे ध्यान डालें तो घर में माँ बाप के पास समय नहीं होता अपने बच्चों को देने की, कि भावनात्मक तौर से जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक ये मूल्य और इसके बारे में ज़्यादा हम जानकारी नहीं दे सकते। सिर्फ प्रवचन दे सकते हैं, तुम सच बोलो, और फ़ोन उठा के बोलेंगे कि बोल देना पापा नहीं है। तो ये चीज़ें ना घर में होती हैं आज की तारीख में। दूसरा है स्कूल, जहाँ पे टीचर है। टीचर जैसे गुरुकुल के टाइम में घरों में रहते थे बच्चे, हाँ, शिक्षकों के पैर छूते थे या उनके लिए खाना बनाते थे, सफाई करते थे, यानी संपूर्ण विकास वहाँ पे देखने को मिलता था। आज टीचर को एक ठेका दिया गया है घरों से कि हमारे पास समय का अभाव है, आप इन बच्चों को पढ़ाइए और आप ही का काम है इनको मूल्य भी देना। लेकिन 6 घंटे में 7 घंटे में जो मूल्य मिलेंगे वो 24 घंटे में नहीं टिकते। इस वजह से इस तरह के जल्दी से पैसा कमाने की जो इच्छा, तीव्र इच्छा है बच्चों में आज की तारीख में, उसका कारण है कि मूल्यों का अभाव, कि सही है गलत है मैं नहीं जानता लेकिन मुझे पैसे चाहिए। हाँ, इस वजह से ये फ्रॉड्स होते हैं। और चूंकि टेक्नोलॉजी में इतना आगे हो गए हैं ये बच्चे कि ये कर सकते हैं। जवाहर सर, एक चीज़ आपने गुरुकुल शब्द का उपयोग किया, और कहीं ऐसा लगता है कि हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। मतलब आपने मूल का भी एक बात किया, क्या हम अपना मूल भूल गए हैं इसलिए हमारा मूल्य कम हो रहा है? जो पीढ़ी है जिसमें माँ बाप हैं और टीचर हैं, उन्होंने वेस्टर्न दुनिया को अपना आदर्श माना है।
हाँ, वो इंडिया से त्रस्त थे। ये वापस आज का समय है कि हम हमारे बच्चे वापस इंडिया की तरफ हैं। हाँ, ये करीब करीब मान लीजिए 2014 से फिर से शुरू हो गया है कि आप भारत की तरफ वापस रुख करें। अदरवाइज़ भारत को हम किसी से भी नीचा मान लेते थे। हाँ, तो वो उसकी वजह से हम लोग कई बार वो चीज़ नहीं कर पाए जो हमको करना चाहिए था, और वो पीढ़ी जो है, जो जिसमें हम भी हैं, वो हमारे मूल से दूर हो गई। हाँ, और पाश्चात्यकरण में हमको किस तरह से चीज़ें इकट्ठी करनी है, न कि मूल्य इकट्ठे करने, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया और वो हम अपने बच्चों को दे दिए हैं। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। क्या लगता है कि शिक्षा और जन जागरूकता दोनों में क्या ज़्यादा आवश्यक है? देखिए, शिक्षा एक जन जागरूकता का एक तरीका है। हाँ, अगर आप शिक्षा दे दें, और शिक्षा में बहुत सारे ऐसे विषय, देखिए शिक्षा का मतलब है जीवन यापन का तरीका। इसमें विषय बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। आपने कॉमर्स किया, साइंस किया, उससे कोई नहीं। अगर आप ज़िंदगी के लिए रेडी हैं तो वो शिक्षा है। तो उससे बड़ा बेहतर प्रचार प्रसार और कुछ हो नहीं सकता कि आप किस तरह से ज़िंदगी जिए। तो मुझे लगता है शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार जवाहर साहब देखा गया है कि शिक्षित व्यक्ति जो डिग्री ले लिया, क्या वो उसे शिक्षित कहेंगे? क्योंकि कई बार होता है कि कई हमारे बुजुर्गों ने पढ़ाई नहीं किया होता है। बहुत से एजुकेशन स्टैंडर्ड आपने ही अपने जीवन में बताया कि जो बेसिक बचपन का एजुकेशन स्टैंडर्ड पे आपने DON सीखा, और उसी DON को आपने बाद में रेक्टिफाई कर दिया कि ही वाज रॉन्ग, आपने ABC नहीं सीखा। तो क्या एक डिग्री ले लेना ही शिक्षा है, या फिर शिक्षा का कुछ और मूल है जो हम कहीं भूल गए हैं? ये इतना बड़ा सवाल है ये कि आप 1 घंटा इस पे बात कर लीजिए। शिक्षा, डिग्री शिक्षा का कोई स्वरूप ही नहीं है। आप बिना पढ़े कोई चीज़ों का समाधान आप ढूंढ लेते हैं तो आप शिक्षित हैं। लेकिन आप डिग्री कर लेते हैं और किसी चीज़ का समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं जो समाज में है, तो आप अशिक्षित हैं, चाहे आपके पास कुछ भी डिग्री हो। और ये प्रॉब्लम हमारे साथ है कि हम डिग्रीधारी पैदा कर रहे हैं, शिक्षित लोग पैदा नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ इसमें कि हम क्या करते हैं। मान लीजिए मैं एक जगह गया था और लेक्चर दिया, बच्चों को बहुत मज़ा आया। मस्ती मस्ती में हम लोग 2000 बच्चों के साथ हो गया मेरा काम। मैं निकला तो मुझे बहुत खुशी थी कि मैंने बच्चों को कुछ दिया, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं ज्ञानी हूँ। हाँ, तो बच्चे बाहर निकले, 6वीं क्लास के 10 बच्चे बाहर निकले। उसमें से एक बच्चा लीडर था, उसने मुझे बुलाया कि सर मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं बोला पूछो। तो उसने बोला हु इज़ गॉड, भगवान कौन है? और मुझे लगा ये मेरे समझता है कि मैं ज्ञानी हूँ तो मुझे जवाब देना चाहिए। मैं मुंह खोला, उसने मेरा मुंह बंद कर दिया। बोला सर आप मुझे जवाब मत दीजिए। हमारे स्कूल में अगर मैं चर्चा करना चाहता हूँ हु इज़ गॉड तो अलाउड नहीं है। हाँ, ये परिचर्चा अलाउड नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये परिचर्चा करूँ तो मुझे पता चलेगा मेरे ये 10 दोस्त क्या सोचते हैं भगवान के बारे में। मुझे एक डेफिनेशन नहीं चाहिए। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव क्या हो सकते हैं भगवान के, ये मैं समझना चाहता हूँ। एक्चुअली यही शिक्षा है। ये नहीं है जो टीचर पढ़ा रहा है, वो बच्चा जो खोज रहा है वो शिक्षा है। और ये समझाने में हमको एक ज़िंदगी निकल गई कि मैं अनपढ़ हूँ तो भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें दे सकता हूँ जो मेरी डिग्रियाँ नहीं दे सकती। अनुभव से भी शिक्षा मिलती है। बिल्कुल, अनुभव से बहुत बड़ा शिक्षा। एक उदाहरण और देता हूँ मैं। सुभाष चंद्रा ने मुझे जी स्टूडियो बनाने के लिए जयपुर भेजा, और मेरी कमजोरी मैं बता रहा हूँ इसमें कि मैं वहाँ का प्रोजेक्ट हेड था। तो जी स्टूडियो बन रहा था, तो मेरी बहन का एक ये आया कि मेरी शादी हो रही है, 50,000 रुपये चाहिए। तो उसने वेडिंग कार्ड भी भेजा था। तो मैंने क्या किया, उस वेडिंग कार्ड पे लिखा आई वॉन्ट 50,000 लोन, और फैक्स कर दिया सुभाष चंद्रा को मेरे प्रोजेक्ट ऑफिस से। सुभाष चंद्रा वहीं ऑफिस में ही होंगे मुंबई में, उन्होंने रिजेक्टेड लिख के वापस भेज दिया मुझे। हाँ, ये रात के 7 साढ़े 7 बजे थे। मैं तिलमिला रहा था, यानी 11 साल हो गए मुझे
ये आदमी का पूरा विश्वास मुझे हासिल है, करोड़ों रुपए का भरोसा मेरे ऊपर करता है, और इसने 50,000 के लिए मुझे नीचा दिखा दिया। हाँ हाँ। तो मैं ना अगले दिन सवेरे, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस चलता था उस टाइम, तो मैं सवेरे बम्बई पहुंच गया, उनके घर पहुंच गया। 1 कफ परेड है उनका घर, तो घर चला गया। उनकी मिसेस थी, वो थे, करीब 9 बजे पहुंचाऊँगा। तो बोले देख लिए मेरे को, और तिल मिलाता हुआ देख लिए, वो समझ गए। वो बोले चलो गाड़ी में बैठो, अपन चलते हैं। तो नाश्ता वाश्ता किया? मैंने बोला हाँ कर लिया, चलिए। मैं गाड़ी में बैठ गया, चुपचाप पूरा रास्ता, हाँ गाड़ी में कुछ बात नहीं हुई। ऑफिस चले गए, हम अंदर बैठ गए। मैं चिल्लाना शुरू किया उनके ऊपर, आधा घंटा चिल्लाया हूँ मैं पूरा बायोडाटा सुना दिया, मैंने आपके लिए क्या किया क्या नहीं किया, पूरा बायोडाटा सुनाया उनको। वो चुपचाप सुनते रहे। आधे घंटे के बाद उन्होंने बोला हो गया, पानी पी लो। फिर उन्होंने फ़ोन उठाया और उनकी सेक्रेटरी थी एनेट करके, उसको फ़ोन किया। बोले जवाहर सर का वो पैकेट ले आओ। वो आई, अंदर लेके आई, पैकेट खोल के देखा, एक डिमांड ड्राफ्ट था 5 लाख रुपए का, मेरी बहन के नाम का, और मेरी पत्नी के फ़्लाइट टिकट। हाँ, पहले से कर दिया था। तो मैंने बोला कि इतना सब नौटंकी क्यों किए रिजेक्टेड का, जब यही करना था आपको। तो बोले जवाहर तू समझता नहीं है, तू मेरी बात समझ। और मेरे को उस दिन बहुत शर्मिंदा हुआ मैं। बोले मैं मारवाड़ी हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने इतने करोड़ों का एम्पायर आज खड़ा किया है, उसमें तेरा भी हिस्सा है। तूने हिम्मत कैसे की मेरे से लोन मांगने की? हाँ, लोन का मतलब है चुकाएगा तू वापस। हाँ, तू हिस्सा है मेरे धंधे का, तेरा हक है ये। हाँ, तू मेरे को बेइज्जत किया है, मैं तेरे को नहीं किया। हाँ, तो उस दिन मैं शर्मिंदा हुआ बहुत। यानी मैं इतने साल काम करने के बाद आदमी की समझ नहीं है मुझे अशिक्षित महसूस हुआ उस दिन। ये एक चीज़ है जो सुभाष चंद्र ने मुझे उस दिन सिखा दिया। देखिए बहुत बड़ा संदेश है। अब आप समझिए कि कैसे एक शब्द, बस शब्दों का चयन भी अगर हम सही नहीं करते हैं तो कितना बड़ा उसका पूरा भाव चेंज हो जाता है। एक लोन शब्द ने, जो फैक्स में जो लोन शब्द लिखा था, उसने पूरा सीन ही चेंज कर दिया। लेकिन इसका भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि वो भी एक सीख दे गया जीवन में। सीख से बात एक छोटी सी करते हैं। अब आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, इंटरव्यू के एंड में बात करते हैं। आज टीचर्स डे पे, क्योंकि देखिए मुझे तो लगता है कि अब आपसे बहुत कुछ सीखने वाली बातें दुनिया सीखती है। हम तो छोटे से अंग हैं, और छोटे से छोटी बुद्धि से जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम दिन भर भी बैठेंगे तो हम सीखते रहेंगे। टीचर्स डे और गुरु पूर्णिमा, ये दो एक ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग दिन मनाए जाते हैं। लेकिन टीचर्स डे की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और गुरु पूर्णिमा का महत्व कम क्यों हुआ कालांतर में? अब तो जैसा आपने कहा भी कि 2014 के बाद हम भारत वापस आ रहे हैं, तो ऐसा क्या हमने मिस किया? मैं वहीं पे आ जाता हूँ कि हम लोगों ने, टीचर्स डे एक अंग्रेजी शब्द है। हाँ, चाहे आप उसको शिक्षक दिवस बोल लीजिए, एक वर्ल्ड टीचर्स डे अलग से होता है, एक यूएस का नेशनल टीचर्स डे अलग होता है। तो हम जब पाश्चात्यकरण की तरफ जा रहे थे तो हमको भी लगा कि एक भारत के किसी एक व्यक्ति को, जो राष्ट्रपति था, जो शिक्षक था पहले, उसके नाम से कर ले। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी एक गुरु पूर्णिमा था। हाँ, हमने उसको इग्नोर इसलिए किया। हालांकि गुरु एक बहुत ही व्यापक शब्द है। हाँ, वो सिर्फ टीचर तक सीमित नहीं होता है। तो वो बच्चा उस दिन जो 6वीं क्लास का था, जो पूछा, वो मेरा गुरु था उस दिन के लिए। वो मेरा शिक्षक नहीं था। तो गुरु पूर्णिमा के मायने अगर कम हो गए तो हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि भारत जो है ऐसे गुरुओं को जन्म दिया है जो दुनिया को सिखा गए कि क्या चीज़ होता है, चाहे वो चाणक्य हो, चाहे वाल्मीकि हो, कोई भी हो। हाँ, ये लोग ऐसे हैं जिनका प्रचार प्रसार हमने ठीक से नहीं किया, इसलिए वो सीमित रह गए। अदरवाइज पूरी दुनिया सीखने के लायक है उनके लिए। तो सर एक चीज़ देखा जा रहा है, मैं आपको सिर्फ ऐड कर रहा हूँ क्वेश्चन में, कि इसी चीज़ में पाश्चात्य देश हमारी संस्कृति को, हमारे गुरुकुल को, अभी इंग्लैंड में भी गुरुकुल के ऊपर एजुकेशन चालू है, पाश्चात्य देश शिक्षा को फ्री करके उस पर पूरा फोकस कर रहे हैं। हमारे देश में तो बहुत सोने की चिड़िया कहा जाता है, और आज भी हमारा देश कभी भी श्रीलंका और बाकी जैसी स्थिति नहीं हो सकती है। हमारे यहाँ क्या कमी हो रही है कि हमने हमारी विरासत, जो हमारी संस्कृति थी, देखिए
पूरे साक्षात्कार में हमने हिंदी, शुद्ध हिंदी शब्दों का चयन कम किया, बरसपत हम उर्दू और इंग्लिश के, क्योंकि हमारे चलन में है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, पर किसी ने ये नहीं कहा कि प्रेम और युद्ध में सब उचित है। ये कभी नहीं आता है। हम बॉलीवुड के गाने देखते हैं, उसमें उर्दू में उर्दू के शब्द और इंग्लिश के शब्दों का चयन तो बहुत है, लेकिन कभी शुद्ध हिंदी और संस्कृत के शब्दों का चयन नहीं है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि विदेश के लोग ज्यादा समझते हैं भारत को बजाय भारत के? ये एक थ्योरी है जिसका नाम है सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। हाँ, ये सामाजिक ज्ञान का एक बहुत बड़ा थ्योरी है। ये भारत आगे था पूरे विश्व में, विश्व गुरु था। हाँ, हम अभी कोशिश कर रहे हैं फिर से, लेकिन आगे था। वो लीडरशिप यहाँ से निकल के वेस्ट में, पश्चिमी देशों में चला गया, और वापस वो सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स मतलब फिर से वापस वो घूम के आएगा, वो काल चक्र है। तो हमने क्या किया, पीढ़ी दर पीढ़ी जब संस्कृति और मूल्य इनको छोड़कर हम मेटेरियलिज्म की तरफ बढ़ गए, तब हमको पश्चिमी देश ज़्यादा अच्छे लगने लगे। इसकी भी एक किताब है जिसका नाम है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। हाँ, तो कैसे धर्म ने इसको जन्म दिया, हाँ, तो कैपिटलिज्म को। तो हम धीरे धीरे कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ गए, तो हम पिछड़ गए, और फिर वो सर्कल जब घूम के पश्चिमी देशों तक पहुंच गया, हमारा सर्कल, तो वो आगे हो गया। और अब वापस घूम के जब हमारी चीज़ें हमारे तक वापस आ जाएंगी तो हम आगे हो जाएंगे। तो ये सर्कुलेशन दुनिया में चलता है। ये कितनी बड़ी बात, कितना सहज शब्दों में सर ने समझा दिया। और यही कारण है कि एलोवेरा हमारा, तुलसी हमारी, पेटेंट यूएस के पास। तो ये बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं। शिक्षक दिवस पे युवाओं को एक संदेश। तो आपके पास 3 शिक्षक हैं, एक माँ बाप, एक आपके शिक्षक, और एक आपके दोस्त। ये तीनों आपके बड़े शिक्षक हैं। माँ आपके पास ऐसे हैं कि आपको बिल गेट्स की याद करने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर आपने बोल दिया कि आज टीचर्स डे मनाना है 7:30 बजे, तो माँ 6 बजे उठाएंगी आपको, 6:30 बजे नाश्ता देंगी, और आपकी उम्र जितनी है 15-16 साल, उसमें नाश्ते का क्वालिटी कमज़ोर नहीं हुआ, लेकिन आपके पढ़ाई की क्वालिटी कमज़ोर होती है जब 2-3 दिन आप सेम सब्जेक्ट पढ़ते हो। तो क्या है ऐसी आपकी माँ में जो आपसे हो सकता है कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन उनकी 15 साल की लगन में कोई कमी नहीं आई और आपके में कमी आती है? उसका कारण है, उनका लक्ष्य तय है कि आपको एक बेहतर इंसान बनाना, और उस लक्ष्य के लिए वो टेस्ट कम नहीं होता। आप भी लक्ष्य साध लीजिए। ये पहली टीचर है माँ। दूसरा टीचर है जो आपके स्कूलों में रहता है, उसका भले ही थोड़ा सा रेस्पेक्ट कम हो गया, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, टीचर घर में बहुत नाच गाना नहीं करती होंगी शर्म के मारे, लेकिन जब बच्चों को स्कूल में सिखाती हैं तो पर्दे के पीछे से वो नाचती हैं, और बच्चे उसको देख के नाचते हैं, और हमको वो सिर्फ बच्चे दिखते हैं, पर्दे के पीछे टीचर रहती है। तो क्या ऐसी चीज़ है टीचर में जो घर में जो शर्म है अपनों के बीच में, वो बच्चों को देने में कोताही नहीं बरतती? ये टीचर्स डे का दूसरा टीचर है। और तीसरा आपके दोस्त। हाँ, दोस्त आपको एक अलग स्थिरता देते हैं ज़िंदगी में। जब आप ज़िंदगी से हार चुके रहते हो तो वो दोस्त ही रहते हैं आपके, जो आपके साथ रहते हैं, चाहे गलत हो, सही हो, दुख हो, सुख हो, वो साथ रहते हैं। उनसे सीखने की चीज़ें बहुत सारी होती हैं। जैसे उस छोटे बच्चे ने, 6वीं क्लास के बच्चे ने अपने दोस्तों को जो सिखाया होगा, हाँ, वो चीज़ें आपकी टीचर हैं। तो इन तीनों टीचरों का नमन, और आप सब इन तीनों टीचरों से सीखें। बहुत ही शिक्षाप्रद संदेश था। ये कह सकते हैं कि अब आपको सीखना भर है। आपके घर में टीचर हैं, आप जहाँ जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं वहाँ टीचर हैं, आपके आसपास टीचर हैं, मतलब ज्ञान सर्वत्र है, आपको बस उसको अर्जित करना है। अंत में जवाहर सर, आपने इतना समय दिया, तो आपका धन्यवाद करने से पहले हम अपने सभी अतिथियों से हमारे पीपी शो के बारे में फीडबैक लेते हैं कि ये पहल कैसी है कि हम लोगों के जीवन की बातें पब्लिक लाइफ में लाते हैं ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले। आप कैसे देखते हैं द पीपी शो को? देखिए, मैंने देखे हैं पुराने कुछ एपिसोड्स कुछ अच्छे लोगों के साथ, और
जो चीज़ें इंटरव्यू में होती हैं वो उस दिन के, जैसे आज टीचर्स डे है तो आज टीचर्स डे में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, यही चीज़ों पे बात करते हैं। लेकिन कोई एक शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए व्यक्ति की जीवनी भी उसकी शिक्षा है। हाँ, तो उस पे आप जो काम करते हैं वो एक बेहतरीन उदाहरण है कि किस तरह से एक इंटरव्यू हो जो कि शिक्षाप्रद हो। तो आपके आशीर्वचन ही हमारे लिए एक हमारे जो लक्ष्य है उसमें हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। और आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत संक्षिप्त में, हम संक्षिप्त ही कहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा जीवन है अभी तक का सर का और आगे भी इनको बहुत से मुकाम तय करने हैं। तो आपने हमें अपना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें, छोटे छोटे अनुभव और उदाहरण के साथ आपने दर्शकों को बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और आने वाले एक एपिसोड में ऐसे ही किसी एक नए विशिष्ट व्यक्ति के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए स्वराज मिशन विद द पीपी शो। नमस्कार।